आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा पाठ्यक्रम और पाठचर्या। दूसरा टॉपिक होगा शिक्षण के चरों के प्रमुख कार्य। और तीसरा टॉपिक होगा युवा एवं वयस्क अधिगमकर्ता। आज इस वीडियो में इन तीनों टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा। तो आप सबसे पहला टॉपिक अपना उठाते हैं पाठ्यक्रम और पाठचर्या। देखिए, पाठ्यक्रम और पाठचर्या जो है, इससे यूजीसी में अभी तक एक ही बार प्रश्न बना है। वैसे विशेष रूप से नहीं बना है, लेकिन बनने की संभावना है। तो इसे आसानी से आप लोग को बस देखना है और समझना है। देखिए, जो ये बड़ा वृत्त आपको दिख रहा है, ये आपके पाठचर्या का वृत्त है, और इसके अंदर ये जो छोटा वृत्त है वो पाठ्यक्रम का। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, पाठचर्या क्या है, विस्तृत और व्यापक है, और उसी का एक अंग क्या है जो हम पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम, उसी का एक अंग है। तो इस लिहाज से अब पाठ्यक्रम और पाठचर्या, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही आपको स्पष्ट करना है। देखिए, हम सभी पाठ्यक्रम को अच्छे से जानते हैं, सिलेबस को, और पाठचर्या मतलब करिकुलम। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वही आपको यूजीसी की दृष्टि से पढ़ना भी है। तो इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको जो सिलेबस मिलता है वो बाकायदे सब कुछ दिया रहता है। जैसे कि सारी चीज़ों को क्या करके रखा रहता है, वर्णन होता है, यानी कि वर्णनात्मक होता है ये। और पाठचर्या जो होती है वो जो विश्वविद्यालयों को दी जाती है या निर्धारित की गई होती है, वो कैसी बनती है, निर्देशात्मक। उसमें निर्देश दिए होते हैं कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये वर्णनात्मक है। अब ये हर विश्वविद्यालय अपना अपना निर्धारित करता है, मतलब जिस विश्वविद्यालय में जो होगी अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। तो ये क्या होता है, विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित होता है शिक्षकों द्वारा। ये विश्वविद्यालय स्तरों पर शिक्षकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या होगा, हर शिक्षक के लिए अलग अलग होता है, मतलब जितने शिक्षक होंगे उनके अकॉर्डिंग क्या क्या बनेगा, ये अलग अलग, मतलब अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो ये पाठ्यक्रम होगा, एक और अच्छी बात, ये हर सत्र के लिए बनाया जाता है, मतलब हर एक सेशन का अलग अलग आपको पाठ्यक्रम दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, ये जो है समस्या समाधान स्तर का भी होता है। देखिए, पाठ्यक्रम वर्णनात्मक होता है, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा बनाया गया होगा अपने अकॉर्डिंग, अपने विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग, और सभी के लिए अलग अलग होगा। साथ में सभी सत्र का पाठ्यक्रम भी आपको अलग अलग मिलेगा और समस्या समाधान पर आधारित होगा। लेकिन और जैसे कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में है, और उस कोर्स के 4 सत्र हैं, तो हर सत्र का पाठ्यक्रम कैसा होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, पहले सत्र का, दूसरे सत्र का, तीसरे सत्र का, चौथे सत्र का। लेकिन पाठचर्या के साथ ये सारी चीज़ें नहीं। पाठचर्या जो होती है पूरे कोर्स के लिए होती है, और इसका निर्धारण कोई शिक्षा की विशेष एजेंसी करती है। शिक्षा की कोई विशेष एजेंसी करेगी और वो सभी पर इसको लागू भी कर देगी। अब ये सारे शिक्षकों के लिए अलग अलग है, लेकिन जो पाठचर्या होगी वो सभी शिक्षकों के लिए क्या होगी, समान होगी। तो आपको इसमें से जो 3 बातें जरूरी याद करने वाली हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, जो पाठचर्या है वो विस्तृत होगी और पाठ्यक्रम उसका एक अंग है। पाठचर्या में से ही प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने अपने अनुसार अपने अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं।
हर एक सत्र का, लेकिन पाठचर्या पूरे कोर्स के लिए एक ही बनाई जाती है। और पाठचर्या का निर्धारण शिक्षा की कोई विशेष एजेंसी, मतलब कोई बहुत बड़ी मंत्रालय, यूजीसी टाइप की चीज़ें इसका निर्धारित करेंगी, और पाठचर्या को निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य होता है। अब इसके अलावा ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय कह लीजिए, नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं परीक्षा बोर्ड निर्धारित करती है। जैसे यूपी बोर्ड का सिलेबस, एमपी बोर्ड का सिलेबस, तो वो निर्धारित करते हैं। लेकिन पाठचर्या जो है एक बहुत बड़ी एजेंसी या बहुत बड़ा मंत्रालय सेट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग बाकी बोर्ड या विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं। तो जरूरी बात यह है कि पाठचर्या विस्तृत होगी, पाठ्यक्रम उसका एक अंग है। पाठचर्या क्या होगी? पूरे कोर्स के लिए एक होगी, लेकिन पाठ्यक्रम हर सत्र में बदलता जाएगा। पाठचर्या सभी अध्यापकों के लिए एक जैसी है, लेकिन पाठ्यक्रम सभी अध्यापकों के लिए अलग अलग होगा। वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम लागू करते हैं। तो इतनी ही बातें पाठ्यक्रम और पाठचर्या में हैं। इसके प्रश्न जो भी आएंगे वो डायरेक्ट ना आकर के कूट में आएंगे, कौन सा वाक्य सही है अथवा गलत है करके। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपने दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं। शिक्षण के विभिन्न चरों के कार्य, बहुत ही आसान टॉपिक है और उससे प्रश्न भी बहुत आते हैं। डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्ट ही आए हैं, लेकिन आते जरूर हैं। देखिए, जो शिक्षण के चरों के विभिन्न कार्य हैं, हमें 3 कार्य पढ़ने हैं। पहला निदानात्मक, दूसरा उपचारात्मक, और तीसरा कार्य मूल्यांकन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक ये समझिए, निदान किसका किया जाता है? किसी समस्या का। उपचार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप बीमारियों का करते हैं। अब मूल्यांकन, क्या सही हुआ, गलत हुआ, कैसा हुआ, ये जानने के लिए हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं। तो आप एक चीज़ देखें, निदान समस्या का करना है। अगर हम समस्या का निदान की बात कर रहे हैं तो समस्या कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो एकदम ध्यान से देखिएगा, निदान में जिस समस्या को लेके चल रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? तत्कालिक। ये बात इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस शिक्षण में जो हम निदान कार्य कर रहे हैं वो समस्या कैसी होनी चाहिए? तत्कालिक। जैसे किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आ रही, टीचर उसको क्या करे? तुरंत उस चीज़ को बता करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ जाए। तो ये कैसे कार्य होंगे? नैदानिक कार्य जो होंगे वो तत्कालिक होंगे। उपचार मैंने अभी बेसिकली बोला कि बीमारियों का होता है, और बीमारियां कैसी होती हैं? लंबे समय तक चलती हैं। तो ये कार्य कैसे होंगे? दीर्घकालिक। वैसे ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कॉन्सेप्ट जो बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आते, धीरे 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 करके समझ में आते हैं, वो निदान में ना आकर के किस में चले आएंगे? उपचारात्मक कार्य में। वो कैसे होंगे? दीर्घकालिक। पहली बात, इसमें जरूरी क्या है? शिक्षक इसमें क्या होगा? प्रमुख रूप से निर्वहन करेगा अपने कार्य का। निदान करने में शिक्षक प्रमुख होता है, लेकिन उपचार करने में एक बात समझिए कि बीमारी है तो जब तक आप डॉक्टर के पास खुद नहीं जाएंगे बीमारी बताने, तो डॉक्टर अपने अंदाजे पे तो दवा दे नहीं सकता। तो अगर आप अपने आप को रोगी समझिए बेसिकली, वैसे तो छात्र क्या हो गया? मान लीजिए बीमार पर्सन, और शिक्षक क्या हो गया? डॉक्टर। तो ये जब इसके पास जाएगा और ये इसकी बीमारी समझ के इसको इलाज बताएगा, तभी जाके उपचार संभव है। तो इसका मतलब क्या है? इस कार्य में दोनों को सक्रिय होना पड़ता है, इन दोनों की सहमति और भागीदारी आवश्यक है। किसमें? उपचारात्मक कार्य में। उपचारात्मक कार्य कैसा होगा? जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों की सहमति और भागीदारी आवश्यक होगी, और ये क्या होगा? लंबे समय तक चलेगा। चलिए, मान लीजिए निदान हो गया समस्या का, धीरे धीरे जो बड़ी समस्याएं थी उसका उपचार भी कर दिए। अब टीचर अपने संतोष के लिए और बालक के संतोष के लिए वो क्या करेगा? मूल्यांकन, कि वो सारी बातें ठीक हो पाई कि नहीं हो पाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल्यांकन परक कार्य।
तो अब एक एक करके मैं इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ी बहुत डिटेल, वैसे समझ में आ गया होगा। इसमें मेन यही है, निदानात्मक कार्य क्या होगा, तत्कालिक होगा, समस्या का तुरंत समाधान देगा, और शिक्षक इसमें क्या होगा, प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। उपचारात्मक कार्य लंबे समय तक चलेगा, दीर्घकालिक होगा, छात्र और शिक्षक को दोनों को सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। और इसके बाद जो कार्य होगा, ये दोनों कार्य जब हो जाते हैं तो ये चेक करने के लिए मूल्यांकन कार्य होता है कि वो चीज़ें कितनी रूप से सही हो पाई अथवा नहीं हो पाई। तो चलिए अब एक एक कार्य की विशेषताएं भी मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। देखिए यूजीसी की दृष्टि से आप किताब जरूर पढ़िए, लेकिन जो पॉइंट ये बता रहे हैं, इतना पढ़ने से आपके क्वेश्चन होने लगेंगे, जरूरी ये है क्योंकि पेपर जल्दी जल्दी आ रहा है। देखिए निदानात्मक कार्य जो है उसमें समस्या, देखिए टीचर सबसे पहले इसमें ये सोचता है कि हर छात्र क्या है, अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है। तो ये जब आप मान लेगा कोई टीचर कि हर छात्र अद्वितीय है, तो उसको उसी के ढंग से समस्या का समाधान करने का यानी कि निदान करने का प्रयास करेगा। हर छात्र अद्वितीय है तो उसकी समस्या का निदान उसी तरह वो करने का प्रयास करेगा। इसमें शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, इसमें हर छात्र अद्वितीय है, किसे सोचना है, टीचर को। तो इसमें सक्रिय ज्यादा कौन होगा, इसमें सक्रिय ज्यादा शिक्षक होगा, उसी को सारे कार्य करने हैं इसके। तो इसमें एक चीज जरूरी कि हर छात्र अद्वितीय टीचर को मानना है। जब ये टीचर मानेगा तो सक्रिय कौन कहलाएगा, शिक्षक, उसी के आधार पर ये क्या कर देगा, निदान। और ये कैसा होगा, तात्कालिक निदान होगा। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा होगा, तात्कालिक होगा। अब दूसरा कार्य आता है अद्वितीय, उपचारात्मक। तो उपचारात्मक जो कार्य है ये लंबे समय तक चलता है, यानी कि कैसा होगा, दीर्घकालिक। अब इसमें जब तक बच्चा टीचर को बताएगा नहीं और टीचर उसको समझेगा नहीं, तब तक दोनों के बीच ये कार्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाइए और एक बार दवा लेकर के लौट आइए, दोबारा उस कोर्स को पूरा करने जाइए ही मत, दवाओं का कोर्स चलता है। तो उसी तरह आप जाएंगे ही नहीं तो वो आपका ये उपचार नहीं सही ढंग से कर पाएगा। इसलिए इसमें दोनों को सक्रिय, इसमें कौन कौन होगा, छात्र एवं शिक्षक, दोनों को सक्रिय होना पड़ेगा, और कार्य कितने लंबे समय तक चलेगा। अब जब निदान हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, तब शिक्षक जानना चाहेगा ना कि आप कितने चीजें ठीक कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें वो आ करके आपके आचार व्यवहार का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। बस यही 3 कार्य हैं जिसको आपको समझना था। उम्मीद करते हैं ये कार्य भी समझ में आया होगा। इसमें तात्कालिक और दीर्घकालिक, सक्रिय भूमिका, ये याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे जरूरी पोर्शन पड़ता है। तो इसके बाद अब अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसमें आपको अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं को और युवा और वयस्क अधिगमकर्ताओं के अंतर को समझना है। तो इसमें वैसे आप सभी लोग इसके बारे में वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी देखिए इसको समझना कैसे है। देखिए अधिगमकर्ता जो हैं, 2 अधिगमकर्ता का यहाँ नाम लिखा जा रहा है, युवा और वयस्क। इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आप इसमें क्लास 12 तक के बच्चों को समझ लीजिए, और इसमें 12 से ऊपर के BA MA ना लिख करके मैं नेट JRF लिख दे रहा हूँ, नेट JRF के स्टूडेंट। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना। चलिए ये दोनों छात्र जो हैं, मान लीजिए फेल हो गए। आप फेल से ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जब कक्षा 12 तक के छात्र फेल होते हैं तो उनके में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, अगर वो परिवर्तन को आप समझ जाएंगे तो इनमें और इनमें अंतर करना भी आप सीख जाएंगे। ये बंदा जब फेल होगा, युवा विद्यार्थी, मतलब जो क्लास 12 का, युवा हुआ भूल जाइए, 2 मिनट के, क्लास 12 का बच्चा जब फेल होता है तो सबसे पहले जिस कॉलेज में फेल हुआ है वो छोड़ देगा, जिस कोचिंग में पढ़ता था वो भी छोड़ देगा, जो पुराने मित्र वगैरह थे उनसे मिलना भी छोड़ देगा। सबसे पहले क्या करेगा, छोड़ना शुरू कर देगा। दूसरा, पहला तो क्या करेगा, कॉलेज छोड़ देगा, कोचिंग छोड़ देगा, पुराने मित्रों से मिलना छोड़ देगा। इसके अलावा दूसरा वो क्या काम करता है, वो फेल हो गया है
बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहेगा। किस लिए? अब आगे हम क्या करेंगे, भविष्य में हम क्या करेंगे, मतलब भविष्य में मेरा क्या होगा। घर वाले बहुत सी चीज़ें दिलाने को कहते हैं, अब मुझे कुछ मिलेगा नहीं, आगे हम क्या करेंगे, सारे दोस्त इंजीनियरिंग, डॉक्टर वगैरह वगैरह सारे कोर्स में ज्वाइन कर चाहिए, मेरा क्या होगा। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा सोचता है। तीसरी बात क्या सोचता है, ये कॉलेज का टीचर, ये कोचिंग का टीचर सब खराब थे, सीधी सी बात, मैं फेल हो गया, सब खराब थे, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड था, टीचर्स के ऊपर। फिर से बता रहे हैं, देखिए क्लास 12 तक के बच्चे जब फेल होते हैं तो उनके सोचने का तरीका देखिए, पहले तो वो कॉलेज ही छोड़ना चाहेगा, कोचिंग भी छोड़ देगा, अपने पुराने मित्रों से मिलना भी छोड़ देगा, उस जगह जाना नहीं चाहेगा, और लंबे समय तक फेल होने के लिए दुखी रहेगा। कुछ नालायक बच्चों को बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेचारे दुखी कभी नहीं होते, अच्छी बात है। और दूसरा सोचेगा अब मेरे भविष्य का क्या होगा, अब सब तो अलग अलग जगह ज्वाइन कर लिया, अब मेरा क्या होगा। इसके बाद इन सबको वो बुरा मानेगा, कारण क्या है कि वो खुद से फेल तो जरूर हुआ है, लेकिन वो डिपेंड किस पे था, टीचर के ऊपर। तो इतनी बातें इसके साथ होती हैं। अब कुल मिलाकर टीचर डिपेंड की जगह हम क्या कर सकते हैं, खुद पर ना होकर के अन्य लोगों पर निर्भर था। अब देखिए, अब आ जाइए नेट जेआरएफ के बच्चे। बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका नहीं निकलता, ठीक है, लेकिन वो बहुत दिन तक दुखी नहीं होते। मैक्सिमम रिजल्ट जिस दिन आता है उसके 10-15 दिन तक वो बहुत दुखी होते हैं, मेरा इस बार नहीं हुआ, हम किसी लायक नहीं हैं वगैरह वगैरह सोचते हैं। लेकिन 16वें दिन से चलो फिर से पढ़ते हैं नए कोर्स के लिए। दूसरी बात, ये तो ऐसे सोचेगा, जहाँ कोचिंग करता तो कोचिंग भी जल्दी नहीं छोड़ेगा, कहेगा चलो मेरी ही गलती थी, इस बार भी पढ़ के देखते हैं, इस बार जरूर निकाल लेंगे। दूसरी बात, वो टीचर को ज़्यादा बुरा नहीं मानेगा, वो कहेगा हमारे ही पढ़ाई में कमी थी, मैं पढ़ नहीं पाया, नहीं टीचर ने तो कॉन्सेप्ट बताए थे। तीसरी बात, वो क्या करेगा, इस बार का रिजल्ट खराब हुआ है, अगली बार मैं रिजल्ट अच्छा करूंगा, मुझे रिजल्ट लाना ही लाना है। ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट अच्छा करने के लिए नहीं पढ़ रहा होता, ये भविष्य अच्छा करने के लिए पढ़ रहा होता है। समस्या क्या है, ये क्या सोच रहा है कि मुझे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में कहीं एडमिशन नहीं मिला, और ये क्या सोच रहा है, ये अपने इस एग्जाम के रिजल्ट पे फोकस करके बैठा हुआ है। तो अब आपको मैं रियल में अंतर समझाता हूँ। इतनी चीज़ें समझाने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसके अंतर को आप बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। देखिए, जो युवा है और जो वयस्क है, और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें वयस्क के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा नेट जेआरएफ का पेपर है वो वयस्क अधिगमकर्ताओं से ही प्रश्न पूछने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये इसी लेवल का पेपर है। पहले पेपर के लेवल को समझिए, लेकिन बीएड रहता है तो किसका पूछता, युवा विद्यार्थियों तक का। तो चलिए अब दोनों के अंतर को स्पष्टता समझने का प्रयास करते हैं। एक साइड है हमारा युवा विद्यार्थी, दूसरे साइड हमारा वयस्क विद्यार्थी। पहली बात, युवा विद्यार्थी किस पे निर्भर है, शिक्षक और अन्य व्यक्तियों पर, मतलब वो अपने पढ़ाई के लिए इन पर निर्भर है। लेकिन वयस्क विद्यार्थी दूसरे पर निर्भर ना होकर के हम क्या बोल सकते हैं, आत्म केंद्रित है। युवा विद्यार्थी जहां अपने भविष्य में होने वाली संभावनाओं को तलाश रहा होता है, वयस्क एक समय में अपने एक ही परिणाम के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, वो इस समय अपने एक ही रिजल्ट पर ध्यान दे रहा होता है। युवा विद्यार्थी जो है उसके अंदर एक और भावनाएं आ जाती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि संशय नहीं, ये हर चीज में क्या होता है, युवा विद्यार्थी अपने विषय पे केंद्रित होता है, जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और वयस्क विद्यार्थी काफी बड़ा हो गया है ना, तो क्या ढूंढेगा, समस्या केंद्रित होता है, ये समस्या के समाधान को ढूंढा है। आप इसको समस्या केंद्रित ना कह के ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या है, समाधान केंद्रित होता है। तो तीन बातें पहले ध्यान दीजिए कि युवा विद्यार्थी जो है, आप इसको क्लास 12 तक समझ के और इसको नेट जेआरएफ समझ करके करने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो विद्यार्थी वो शिक्षक और अन्य व्यक्तियों पर केंद्रित है, भविष्य को देख रहा होता है और विषय केंद्रित होता है।
वयस्क विद्यार्थी आत्म केंद्रित होगा, परिणाम देख रहा होगा और समाधान खोजने का प्रयास कर रहा होगा। अब ये क्या हो रहा है, स्वयं सीख रहा है, स्वयं सीखने का प्रयास, और ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मुक्त अधिगम, चिंतनशीलता। और इधर ये क्या होगा, स्मृति बोध और हल्का फुल्का चिंतन बस कर रहा होगा। तो ये दोनों इनके मध्य का मूल अंतर है। अब एक छोटा सा अंतर है, जब आप स्वयं सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं और चिंतनशील होते हैं तो कोई भी जानकारी मिलेगी आप कैसे हो जाएंगे, उस पर क्या करेंगे, डाउट, सही है अथवा नहीं है। चिंतन का मतलब ही क्या है, आप क्या करेंगे उस पर, डाउट। लेकिन ये जब अन्य लोगों पर निर्भर है और मानता है कि ये ठीक पढ़ाते हैं तो किसी भी नई जानकारी को क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा, डाउट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, किसी भी नई जानकारी को स्वीकार कर लेगा। देखिए आज आपके जो 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, फिर से मैं उन 3 टॉपिकों के मेन चीज़ों को बता दे रहा हूं जो एग्जाम में आने लायक हैं। चलिए जल्दी से ये भी देख लीजिए। पहला आपका जो टॉपिक था पाठचर्या और पाठ्यक्रम, तो आपको याद क्या करना है, पाठचर्या क्या है, विस्तृत है, निर्देश देने वाली होगी, कोई बहुत बड़ी एजेंसी या संस्था या मंत्रालय इसको बनाएंगे। ये संपूर्ण कोर्स के लिए, पूरे कोर्स के लिए एक ही होगी, और इसी के स्थान पे जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो विस्तृत नहीं होगा, संक्षिप्त होगा, वर्णनात्मक होगा, हर सत्र के लिए अलग होगा, प्रत्येक अध्यापक के लिए अलग होगा, और ये प्रत्येक अध्यापक के लिए एक ही होगी। एक ही। तो ये आपका पाठ्यक्रम और पाठचर्या के बीच अंतर है। और सबसे आसान इस फिगर को याद कर लीजिए कि बड़ा वाला फिगर पाठचर्या या करिकुलम का है और छोटा वाला क्या है, पाठ्यक्रम या सिलेबस का है। ठीक। अब दूसरी जो आपको बात बताए थे शिक्षण के चर, उस पर भी देख लीजिए। तीन चर बताए हैं। पहला है क्या, निदानात्मक, दूसरा है उपचारात्मक और तीसरा है मूल्यांकन। तो पहला चर है शिक्षक सक्रिय, मतलब शिक्षक मेन होगा और तत्कालिक समस्या का समाधान। दूसरा क्या है, शिक्षक और छात्र दोनों महत्वपूर्ण होंगे और इसमें दीर्घकालिक समस्या का समाधान। जब ये दोनों कार्य हो जाएंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन में छात्र महत्वपूर्ण होता है। ठीक। और ये इन दोनों कार्यों की एक प्रकार की क्या है, समीक्षा है, संतुष्टि परक कि कितना हुआ या कितना नहीं हुआ। और जो तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो क्या है, युवा और वयस्क अधिगमकर्ता। युवा और वयस्क अधिगमकर्ता के लिए पहली बात आपको क्या याद करनी है, अन्य पे निर्भर है। दूसरी बात, भविष्य देख रहा है, नई जानकारी को बिना संदेह के क्या करता है, स्वीकार कर सकता है। ये तीन चीजें इनके साथ आती हैं। चौथी चीज है अन्य पे निर्भरता है, भविष्य उन्मुख मान लेता है, भविष्य केंद्रित हो जाता है, नई जानकारी को स्वीकार कर लेता है। ये क्या है, आत्म केंद्रित है। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है चिंतनशील होना। भविष्य केंद्रित ना होकर के विषय केंद्रित है, मतलब आप कह सकते हैं परिणाम केंद्रित है। और ये क्या होता है, नई जानकारी को एक्सेप्ट ना करके
पहले उस पर संदेह करता है और अपने चिंतन से अगर सही लगती है तब जाके एक्सेप्ट करता है। ये विषय केंद्रित होता है। और ये अगर युवा अधिगमकर्ता विषय केंद्रित है तो दूसरा अधिगमकर्ता किस पे केंद्रित होता है? सोचिए, देखिए, आत्मनिर्भर है, भविष्य उन्मुख है, नई जानकारी को एक्सेप्ट कर लेता है, ये विषय केंद्रित है। और ये विषय ना हो करके अपने समाधान या समस्या केंद्रित होता है। तो इसकी दो बड़ी विशेषताएं, आत्म केंद्रित या चिंतनशील प्रकृति, संदेहवादी होना और समाधान केंद्रित होना, वयस्क अधिगमकर्ता की सबसे बड़ी विशेषताएं। परीक्षा की दृष्टि से ये 3 विशेषताएं आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको शिक्षण से जुड़े और भी ढेर सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो आप किसी माध्यम से पूछ लिया करिए, मतलब कमेंट करके या फिर किसी प्रकार।